जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आसू जूम नॉलेज पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज से हम हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट जिसमें साथियों रोज हमारे 40 क्वेश्चन रहा करेंगे। 40 क्वेश्चन हिंदी के, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, कंप्लीट हिंदी के, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, और ये सभी प्रैक्टिस सेट हमारी यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, पीएससी, फायरमैन, जेल वार्डर, जो कुछ भी है साथियों जिसमें हिंदी आती है, सभी के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए साथियों, अपनी आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट आज इसका प्रैक्टिस सेट पहला रहने वाला है, पहला प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपसे गुजारिश रहेगी क्लास को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। ठीक है, ये ड्रीम है साथियों आपका, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हिंदी है मित्रों, कंप्लीट हिंदी के मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग के अनुसार, स्वतंत्र रहता है, या फिर विशेष्य के अनुसार? विशेषण का जो लिंग होता है मित्रों, वो पुल्लिंग के अनुसार नहीं होता, स्त्रीलिंग के अनुसार भी नहीं होता। होता तो है, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कह सकते कि पुल्लिंग के आधार पर ही होता है। स्वतंत्र रहता है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। विशेष्य के अनुसार, विशेषण का जो लिंग रहता है, ये विशेष्य के अनुसार होता है। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य ही हम कर्ता को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, लड़का मतलब रहा या फिर रही, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना हम, लड़का खेल रही है। तो इसमें लड़का एक विशेष्य हो गया, और इस विशेष्य के अनुसार ही लिंग का निर्धारण किया गया है, रहा है, ना कि रही है। गलत बात हो जाएगी, रहा है ही सही विकल्प माना जाएगा। ठीक है, तो विशेषण का जो लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम शब्द होता है? अपोजिट वर्ड, हिंदी का एक अहम टॉपिक है विलोम शब्द। बताइए, सरल का विलोम शब्द क्या होता है? तो सरल का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जटिल, यानी कठिन। सरल होता है सिंपल, यानी कि आसान, और जटिल होता है कठिन। ठीक है, और जटिल का जो अर्थ होता है वो होता है उलझा हुआ, और सरल का अर्थ होता है सुलझा हुआ। नेक्स्ट, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? सबसे पहले बताइएगा, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। ये सभी के सभी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखित रचनाएं हैं। ठीक है, और इनमें से 3 जो है पूर्ण उपन्यास है, जबकि एक जो है अपूर्ण उपन्यास है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये अपूर्ण उपन्यास है और इसे पूरा भी किया गया था। लेकिन बताइए, इसमें प्रेमचंद का जो अपूर्ण उपन्यास है वो कौन सा होगा? मंगलसूत्र, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंगलसूत्र प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है, इनकम्प्लीट। ठीक है, अधूरा। बाकी इनकी प्रेमचंद की के उपन्यास बहुत सारे हैं साथियों। गबन भी है, गबन तो शायद ऑप्शन में दिया गया है। गोदान भी हो गया, गबन, गोदान, रंगभूमि, एक कर्म भूमि भी इन्हीं की है, कर्म भूमि। बाकी निर्मला, निर्मला भी इनका एक उपन्यास है, निर्मला। ठीक है, और सेवा सदन भी दिया गया है, लेकिन अधूरा जो है वो मंगलसूत्र ही होगा। तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गजानन में कौन सा समास है? समास से संबंधित ये प्रश्न है। गजानन, गज जैसे आनंद, यानी कि गज जैसे सिर वाला, तो इसमें कौन सा समास होगा? बताइए। गजानन, गज के समान आनंद, यानी गज के समान मुख है जिसका, कौन है ये?
गणेश जी। यानी कि ये किसका विकल्प हो जाएगा? बहुव्रीहि समास का। बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान न होकर कोई एक अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है? इसका जो है पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहीं होता, बाकी एक अन्य पुरुष पद प्रधान होता है। उसी को ही हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। गजानन यानी गणेश जी के लिए गजानन का इस्तेमाल होता है और गणेश जी इसमें बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है? द्वंद्व समास में साथ ही दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? एक अव्यय होता है, अव्यय। जैसे कि यथाशक्ति, भरपेट, तो इसमें यथा और भर दोनों अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी? अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। बताइए ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? इंद्रधनुष, जलद, जलज, पयोधर। जलद किसको बोलते हैं? हम बादल को बोलते हैं। मैंने आपको हिंदी की एमसीक्यू टाइप सीरीज में बताया था कि मोस्टली वर्ड में अगर द आएगा तो वो बादल का पर्यायवाची माना जाएगा और अधिकतर अगर ध आएगा तो वो समुद्र का माना जाएगा। ठीक है? तो बताइए यहाँ पर कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? उत्पन्न होने वाला, इस पर गौर फरमाइएगा। इंद्रधनुष नहीं होगा, जलद भी नहीं होगा, पयोधर भी नहीं होगा, लेकिन जलज, इसमें जो बाद वाला ज है ये जन्म लेने से संबंधित बात है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलज। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? यानी कि जल में जन्म लेने वाला। नेक्स्ट, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? ये साथियों ये हमारी क्लास है। यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार आदि, मतलब जितनी भी वैकेंसी है जिनमें हिंदी आती है, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाता है। ठीक है? बताइए रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं रोला छंद में नहीं होती, 26 भी नहीं होती, 16 भी नहीं होती। रोला छंद में साथियों 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है? 24 मात्राएं होती है रोला छंद में, और जिसमें कि पहले और तीसरे में 11-11 होती है। पहले और तीसरे में 11-11, और दूसरे और चौथे में यानी कि सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। बाकी ऑप्शन पे के हिसाब से देख लेते हैं। 28 मात्राएं दी गई है, 28 मात्राएं होती है हरि गीति का छंद में, हरि गीति का छंद में, और 26 मात्राएं होती है गीति का छंद में। 16 मात्राएं आप जानते ही होंगे, ये चौपाई में होती है। चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी है? आइए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है। ठीक है? पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी की ये 5 बोलियां है। ठीक है? और इसी के विपरीत होता है साथियों पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, इसमें आपको याद रखना है ABC। पूर्वी में कम वर्ड है, पे, रे, वे, और पश्चिमी में अधिकतर लगभग 4 वर्ड है, तो इसमें 4 की जगह 5 हो गए, और इसमें जो साथियों यहाँ पर 3 होंगी। ठीक है? ABC मतलब अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है? ये होगी हमारी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। और इसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां में आ जाती है कोरवी, बुंदेली, कोरवी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है? ये ब्रजभाषा, और एक हरियाणवी। हरियाणवी वह क्षेत्र होता है जिसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिसे बोली जाती है, जिसमें अधिकतर शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत इनमें आ जाती है। ठीक है मित्रों? तो पश्चिम हिंदी में की 5 बोलियां हैं, पश्चिम हिंदी की 5 और पूर्वी हिंदी की 3। आपको याद रखना है कब कब है, KB KBH, कब कब है।
कोरवी, के से कोरवी, बी से बुंदेली, के से कन्नौजी, बी से ब्रज, एच से हरियाणवी। और पूर्वी हिंदी की आती है 3, एबीसी। एबीसी आप याद रख सकते हो, इंग्लिश के अल्फाबेट है, ठीक है। एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पूछा गया था हमसे, इनमें से कौन सी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। अभी मैंने आपको बताया था, के बी एच। बताइए। कोरवी भी है, बिल्कुल सही बात है। कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है, यानी कि ऑप्शन डी दिया गया है हमसे, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण की जो संख्या होती है, बताइए, 4, 7, 6 या 5? तो विशेषण हमारे मूलतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और सार्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है। और संख्यावाचक में ये आता है अनिश्चय संख्यावाचक, और परिमाणवाचक में आता है अनिश्चयवाचक परिणाम या फिर निश्चयवाचक परिमाणवाचक। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा सही होगा। नेक्स्ट। किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत यानी कि दांत, टीथ, यानी कि दांतों को स्पर्श करते हैं। तो आइए इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं हम। के टी एम 2, ये हमारे जो वर्ग होता है साथियों, 5 × 5 का, इसमें 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं जो हमारे। के बी, ये क्या नाम, KTM 2। KTM एक बाइक का नाम है, और 2। ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। KTM 2। तो पहला आ जाएगा हमारा कै वर्ग, फिर कै वर्ग, फिर टै वर्ग, फिर टै वर्ग और फिर पै वर्ग। तो इनके जो सामने लिखे जाते हैं ये हमारे कै खे गै घै डै, चै छै जै झै ये, टै ठै डै ढैण है, और तैसे तै थे दै धै नै, पैसे पै फै बै भै मैं। यानी कि KTM 2, और इनके आगे आपको बस इतना लिखना है, बाकी आपको याद बिल्कुल हो जाएगा। ये हमारा हो गया कंठ है, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंतव्य, ओ से ओष्ठ। हमसे पूछा गया है ऑप्शन प्रश्न में कि दंत्य व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो दंत्य व्यंजन के अंतर्गत अंतर्गत क्या आता है? डी से आता है दंतव्य। और कौन सा वर्ग? चौथा, कचट तप। आपको याद रखना है कचट तप, यानी कि तय से स्टार्ट होता है, तय थे दे धे ने। तो न आया इसमें न, तो हमारा न होगा दंत्य। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा मित्रों। पै वर्ग होता है एक ओष्ठ, और ज्ञ होता है एक दंतव्य। सॉरी साथियों, ज्ञ होता है कंठव्य, कंठ। ठीक है। और च कचट, कचट यानी कि सेकंड। और केटी यानी कि तालव्य, च बोला जाता है तालव्य से। हमसे पूछा गया था इनमें से दंत्य कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा इसमें होगा ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिनकी एक रचना भी है, कितनी नाव में कितनी बार। इनकी रचना ने पुरस्कार भी जीता हुआ है, कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है। नेक्स्ट। कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग मित्रों 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 मानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो बताइए इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा होगा? पराठा खाई, नहीं, पराठा खाया, ये नहीं होगा। रसगुल्ला खाई, नहीं, रसगुल्ला खाया, यानी पुल्लिंग। उस लड़की ने टॉप पहनी, ऐसा नहीं बोल सकते। उस लड़की ने टॉप पहना, ऐसा बोलते हैं, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। अजवाइन, अजवाइन एक स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आता है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट। परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा? यानी कि जो बात हमें परंपरा से सुनने को आ रही है,
को मिल रही है, कोई बात होगी। जो यहाँ पर लोकोक्ति दिया गया है, इनमें आप कन्फ्यूजन बिल्कुल होंगे, मुझे पता है। लोकोक्ति होता है लोक की उक्ति, लोक की उक्ति, इसको बोलते हैं हम लोकोक्ति। और ये परंपरा से चली हुई बात का मतलब नहीं होता। परंपरा से चली हुई बात को कहते हैं हम अनुश्रुति, अनुश्रुति। इसका ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। लोक की उक्ति के लिए एक शब्द होता है लोकोक्ति। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा? शुद्ध शब्द, अध्येयता, अधीयता, अध्यात्म, अध्येता। इनमें से एक शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध दी गई है, और वो क्या क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी, अध्येता की वर्तनी ये वाली सही होगी, बाकी तीनों वर्तनी गलत दी गई है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50, 52, 53 या फिर 51? तो मूलतः जो वर्ण होते हैं हिंदी में वो 52 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और क्या क्या होते हैं मित्रों? इनमें 13 तो होते हैं स्वर, और इन स्वर की कैटेगरी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन से स्वर मूल स्वर होंगे, कौन से दीर्घ होंगे, कौन से हर्ष स्वर होंगे, ठीक है। वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। 13 तो हो गए स्वर, और मित्रों 35 हो जाते हैं हमारे व्यंजन, व्यंजन। और 4 होते हैं हमारे संयुक्त स्वर, जिनको बोलते हैं हम अक्षत्रिय, तरह, त्रिशूल, अज्ञ, ज्ञानी और सरसर्मिक। इनको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन, ठीक है। बाकी कुछ विद्वान के अनुसार एक वर्ड और होता है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये, इसको बोलते हैं हम अड़य, अड़य। जैसे ग्रामीण लैंग्वेज में आपने देखा होगा, कहते हैं ना खड़ लिया खड़ खत्म हो रही, खड़, तो वो अड़य होता है ना, खड़। खल तो नहीं बोलते ना, खल खत्म हो गई, खड़, वो ये वाला होता है लय, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आर्द्रक का तद्भव क्या होता है? आर्द्रक एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होता है मित्रों वो होता है अदरक, अदरक। ध्यान रखना है, क्या कब उत्तर आएगा, कभी अदरक बता दी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अदरक होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक? कोई आ रहा है, हमें ज्ञात नहीं है कि कौन आ रहा है, तो यह बात निश्चित नहीं है। और जब बात निश्चित नहीं होती तो क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है, दाल में कुछ पड़ गया है, क्या पता क्या पड़ गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? इंपोर्टेंट है, बताइएगा। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ पर स्थापित की गई थी? अलीगढ़ में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विराम चिन्ह से संबंधित प्रश्न आपको यूपी पुलिस, एसआई, पीएससी तमाम भर्तियों में जरूर देखने को मिलते हैं, विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो आइए विराम चिन्ह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पूछा गया है आपसे अर्धविराम, अर्धविराम और अल्पविराम दोनों में डिफरेंस है मित्रों, ठीक है। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है इसमें? जो पहला चिन्ह दिया गया है ये हमारा होता है योजक चिन्ह, योजक। और जो दो बराबर के निशान दिए गए हैं ऑप्शन बी में, ये होता है हमारा यहाँ तुल्यात्मक चिन्ह, तुल्यात्मक चिन्ह, ठीक है। और जो हमारा ऑप्शन डी दिए गए हैं, ऑप्शन डी, दो बिंदी और एक इसमें आगे थोड़ा सा योजक चिन्ह जोड़ दिया, इसको क्या बोलते हैं हम? बताइए। निर्देशन बोलते हैं, उद्धरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसको साथियों बोलते हैं हम विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, ठीक है। और अर्धविराम बोलते हैं इस वाले विकल्प को, ऑप्शन सी को। आइए कुछ और विराम चिन्ह जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला लिखा गया है अल्प विराम, कंफ्यूज मत होइएगा, अल्प विराम। एक होता है अर्ध विराम, अर्ध विराम,
एक और होता है पूर्ण विराम, तो सभी जानते होंगे, पूर्ण विराम। और एक और ले लेते हैं, कोष्टक के बारे में आप जानते ही होंगे साथियों, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण के चिन्ह की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रख सकते हो आप उद्धरण चिन्ह के बारे में। ठीक है, उद्धरण चिन्ह हो गया, अवतरण हो गया, इसी को बोलते हैं हम, अवतरण को उद्धरण चिन्ह। तो अल्प विराम किसको बोलते हैं? अल्प विराम, अल्प विराम ही बोलते हैं हम कोमे को। ठीक है, ध्यान रखना, कोमे को बोलते हैं हम अल्प विराम। और अर्धविराम, अर्धविराम बोलते हैं हम एक नुक्ता और नीचे कोमा। ठीक है, एक नुक्ता आ गया और नीचे कोमा आ गया, इसको बोलते हैं हम अर्धविराम। पूर्ण विराम बोलते हैं हम वाक्य के अंत में जब रुकना हो। और उद्धरण चिन्ह बोलते हैं शब्द के ऊपर, शब्द के ऊपर या फिर वाक्य के ऊपर जो उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम उद्धरण चिन्ह यानी कि अवतरण चिन्ह। ये इकहरा हो सकता है, इकहरा ऐसा हो सकता है, और दुकहरा, दोहरा ऐसा हो सकता है। ये शब्द के ऊपर लगते हैं मित्रों, ध्यान रखना, शब्द के नीचे यहाँ पर हो जाएगा, ये नहीं लगते। और जो शब्द के नीचे लगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। और एक बात और ध्यान रखना है आपको, और वो बात मैं आपको जरूर बताऊंगा मित्रों, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अर्धविराम का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य में पूर्ण विराम से कम, यानी कि पूर्ण विराम इससे तो कम, और अल्प विराम से अधिक, अल्प विराम से अधिक, इससे कम और इससे अधिक। ठीक है, देर तक रुकना हो, समझ गए आप? पूर्ण विराम से तो कम समय लगना चाहिए और अल्प विराम से अधिक समय लगना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होता है अर्धविराम का इस्तेमाल। ठीक है, आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा क्या कहता है हमसे, अर्धविराम किसको कहते हैं? तो अर्धविराम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन सी। और अल्प विराम का हो जाता है कोमा, ये होता है तुल्यता बोधक, ये क्या होता है? विवरण चिन्ह, ये होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह तो हो गया ये वाला, और एक और ये चिन्ह कहीं का होता है, ये बड़े वाला चिन्ह होता है, ये होता है निर्देशक चिन्ह। समझ गए मित्रों? आइए, किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था व्योमकेश दरवेश को। इनकी एक पुस्तक है साथियों, एक मिनट साथियों, ये पुस्तक का ही नाम दिया गया है यहाँ पर, व्योमकेश दरवेश ये पुस्तक का नाम है। और इनके जो रचनाकार थे वो थे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, इनको व्यास सम्मान दिया जा चुका है। बाकी कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, मधुशाला मधुबाला मधुकला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? 14 वर्षों तक नहीं, 20 तक नहीं, 15 वर्षों तक दिया गया था मित्रों। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, यानी कि हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया था। जो किए गए उपकार को मानता है, वाक्यांश के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जो किए गए उपकार को मानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अज्ञा नहीं होता, कृतज्ञ बिल्कुल होता है। कृतघ्न, कृतघ्न होता है जो किए उपकार को नहीं मानता, यानी इसका विपरीत, जो किए उपकार को नहीं मानता उसका होता है कृतघ्न, और जो उपकार को मानता है उसका होता है कृतज्ञ। ठीक है, बाकी अज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है विज्ञ। अब विज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ठीक है, हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? यानी कि जो उपसर्ग हिंदी में भी यूज होता है और संस्कृत में भी यूज होता है, ऐसा उपसर्ग कौन सा होता है? बे नहीं होता, बिल भी नहीं होता, हम तो साथियों उपसर्ग ही नहीं है, परा। ठीक है, ये होता है हिंदी संस्कृत का उपसर्ग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। खड़ी बोली या फिर कोरवी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ था? उत्तरी रूप, दक्षिण रूप, मध्यवर्ती, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी, इसका ऑप्शन पहला ही सही है, उत्तरी रूप से हुआ था। शौरसेनी अपभ्रंश का जो उत्तरी रूप है उसी से ही खड़ी बोली या फिर कोरवी का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है। ठीक है,
शोषण अपभ्रंश के उत्तरी रूप से। नेक्स्ट, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किसने लिखी है? गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, ये गलत है साथियों, ये इसी की नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद, ये भी इनकी नहीं है। महादेवी वर्मा जी, ये इन्हीं की रचना है, महादेवी वर्मा की। ठीक है, और ये पंक्ति है साथियों, और ये पंक्ति किस कविता की है, किस रचना से ये पंक्ति ली गई है? शायद एक सेकंड साथियों, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये पंक्ति जो ली गई थी, ये पंक्ति ली गई थी यामा, महादेव वर्मा जी की एक रचना है यामा, जिनको 1982 में ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है, महादेव वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचना है यामा, और यामा की एक काव्य पंक्ति है मैं नीर भरी दुख की बदली। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी। नेक्स्ट, तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु, अल, अल की तो बात ही नहीं है, आलू नहीं, अलू नहीं, लू, ये बनता है तंद्र, तंद्रा, धन, लू, तंद्रालु। ठीक है, और इसका तंद्रालु का अर्थ क्या होता है? तंद्रालु का जो अर्थ होता है, नींद का मारा हुआ, नींद का मारा हुआ, तंद्रालु का अर्थ यही होता है। आपसे पूछा जाएगा नींद का मारा मारा हुआ के लिए एक वर्ड क्या होगा, एक शब्द क्या होगा, तो वो होता है तंद्रालु। नेक्स्ट, रवि रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? उठता है, ता है, ती है, ते है, ये सब सामान्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और ता था, ता थी, ती थे, ये करते हैं सामान्य भूत को। लेकिन यहाँ पर वर्तमान की बात पूछी गई है, यानी कि है की पूछी गई है, हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल आगे वाली क्लास में जरूर देखेंगे, बिल्कुल बारीकी से पढ़ाया जाएगा साथियों, क्योंकि आपके चैनल का नाम ही है सो जूम नॉलेज, यानी कि चीजों को जूम करके आपसे आपको देना, जूम करके आपको पढ़ाया जाना। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोपरि, सर्वोपरि का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सुपर। तो इसका जो विच्छेद होता है, संधि विच्छेद, सर्वधन ऊपरी, सर्वधन ऊपरी। यहाँ पर ये से और ऊपरी गलत बात है, सर्वो नहीं होगा, सर्वे भी नहीं होगा, सर्वधन ऊपरी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सर्वधन ऊपरी, छोटा ओ आएगा, ध्यान रखना है। मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होता है? मिनट, बताइए। आप हावर को तो बोल देते हैं कि वन, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, उसका होता है हिंदी अर्थ घंटा। लेकिन यहाँ पर ये इस मिनट्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? कार्योत्तर, कार्यसूची, कार्यवृत्त, या फिर संकल्प। इसका अर्थ होता है कार्यवृत्त, ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी मित्रों, कार्योत्तर को बोलते हैं हम पोस्ट वर्क, कार्योत्तर, पोस्ट वर्क। कार्यसूची को आप जानते ही होंगे, आपको मैंने बताया था एमसीक्यू वाली सीरीज में, एजेंडा बोलते हैं, एजेंडा। और संकल्प को रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। बाकी इसको संकल्प के और भी अर्थ होते हैं, यानी कि इंग्लिश में और भी मीनिंग्स होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्योत्तर, सॉरी, कार्यो, कार्यव्रत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत, आचार्य भरत यानी कि भरत मुनि, इनका एक नाट्य शास्त्र है साथियों, नाट्य शास्त्र के रचनाकार ही भरत मुनि को माना जाता है। और इस नाट्य शास्त्र में इन्होंने कितने रस माने हैं? 8 रस। ठीक है, बाकी रसों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है, 11 होती है। और इनके जो बाकी 3 रस है वे इन्होंने कौन से नहीं माने? एक तो हो जाएगा सूरदास का वात्सल्य सम्राट, इनकी वात्सल्य रस, एक हो जाएगा भक्ति रस, और एक हो जाएगा शांत रस।
अगर ऑप्शन में कहीं भी इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल हुआ है और आपसे पूछ लिया गया है कि इनमें से आचार्य भरत के अनुसार रस कौन सा नहीं माना जाता, तो आप इन तीनों को याद करिएगा, वात्सल्य, भक्ति और शांत रस को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अकुंचन, किंचित, अलभ्य, अकिंचन। अकिंचन वही होता है जिस साथियों जिसके पास कुछ भी नहीं होता। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है, यानी कि एक मात्रा को बोलते हैं हम लघु स्वर और दो मात्राएं को बोलते हैं हम गुरु स्वर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि दो मात्राएं लगती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हम गुरु स्वर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये यहाँ पर दिया गया है आपसे गद्यांश। ठीक है, बताइए, आपको इसको पढ़ के इनका आंसर देना होगा। आइए पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। काम की बात हो रही है यहाँ पर, काम की। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, कायापलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि इनके लिए काम करने वालों की जरूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह है काम। काम मनुष्य ने ही तो किया है ना। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सके। यह तो थोती बात है। जब आदमी कुछ करना ही नहीं चाहता, कुछ करना, काम की बात हो रही है, तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है। वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़फाने वाली। जैसे कि आपको यूपीएससी में भर्ती होना है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होना है, लेकिन आपके अंदर से आवाज नहीं आ रही, तो कैसे कर पाओगे? अंदर से आवाज भी आनी चाहिए ना। किसी चीज को पाने के लिए अंदर से आवाज अगर आएगी तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती है साथियों। हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। व्यापक होता है किसी चीज का क्षेत्र बढ़ना। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वाले के लिए बाधक न बन जाए। आइए, पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उपयुक्त गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहते हैं? लोग प्रयोग करें, बाधाओं को समाप्त करना, स्थिति में बदलाव लाना, कुछ लोग काम करें। बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? पैराग्राफ के प्रश्नों को खोजना, प्रश्नों के उत्तर को खोजना, आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच, आपके ऊपर डिपेंड करता है साथियों। आप उस चीज को किस हिसाब से लेकर चलते हो, कैसे सोचते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लोग प्रयोग करें, प्रयोग के बारे में बात नहीं की गई है। बाधाओं को समाप्त करना, बाधाओं को समाप्त करने की बात तो की गई है, लेकिन आइए और ऑप्शन देखते हैं। इस स्थिति में बदलाव लाना, बिल्कुल हो सकता है। लोग काम करें, हाँ, ये ज्यादा बेटर विकल्प है। लोग काम करें, भाई इसके बारे में तो पैराग्राफ में दिया गया है। भाई अकबर, लोग काम करना, अंदर से अगर आवाज आएगी तभी तो लोग काम करेंगे ना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन फीके पड़ गए। तो लोगों को काम करने के विषय में ही लेखक यह बात कहना चाहता है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए लोगों की जरूरतें क्या होती है? बताइए। जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिनके दिल में लगन होती है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे ही इसी स्वभाव से आपसे एक प्रश्न को पूछा गया है। जो परिश्रम करते हैं, जो निष्ठापूर्वक हर काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, जिनके दिल में लगन होती है वही चीजों को बदल सकते हैं। ठीक है, स्थिति को बदल सकते हैं, कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है? इस वाक्य से क्या प्रतीत होता है? बताइए। अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है, सही हो सकता है। भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, सही है। अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है? ध्वनित होता है। तो इस वाक्य से जो ध्वनित होता है
भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन सी, क्योंकि लोग ऐसे मानते हैं आजकल कि अंग्रेजी जो ज्यादा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, वही अच्छे प्रयोग करेगा। और आपसे पूछा गया था कि इस वाक्य से क्या ध्वनित होता है, ध्वनित होता है, यानी कि भाषा जो है पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र आपको जब भी देखने को मिलेगा, आपके दिमाग में एक बात याद आनी चाहिए, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में। ठीक है, क्योंकि इनको घुमक्कड़ शास्त्र का जनक कहा जाता है। ये अपनी अधिकतर रचनाएं घूमते हुए लिखते थे। ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखते थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए कुछ रचनाएं और देख लेते हैं राहुल सांकृत्यायन जी की, जैसे कि वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा। ठीक है, यात्रा के पन्ने, यात्रा के पन्ने, किन्नर देश में, किन्नर देश में भी इन्हीं की रचना है, किन्नर देश में। और एक होगी इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट, एशिया के दुर्गम भूखंडों में। ठीक है, एक हो एक और है इनकी रचनाएं, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा भी इन्हीं की का एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन भी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी एक दो रचनाएं और हैं, आगे पढ़ेंगे। मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, फिर कोई नहीं। मैं बाजार जाता हूँ, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। मैं करता है तो कृतवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा साथियों, अगली क्लास में धीरे धीरे साथियों लेवल अप करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे। ठीक है, कर्तवाच्य होगा इसमें इसका राइट आंसर। और मैं कोशिश किया करूंगा कि आपकी क्लास 35 मिनट, आधे घंटे या फिर 40 मिनट में कंप्लीट 40 क्वेश्चन कवर कर जाए। ठीक है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? क्रिया विशेषण का काम करता है। समास के बारे में पूछा गया है, बताइए। समस्त पद, अव्ययी भाव समास, बहुब्री, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्री समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है। और आपसे पूछा गया है कि क्रिया विशेषण का काम किस समास के अंतर्गत किया जाता है, तो वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास। जैसे कि भर पेट, भर पेट, ये भर का मतलब क्या होता है यहाँ पर भाई? भर, ये एक अव्यय है और इसी कोई क्रिया विशेषण का काम करता है पेट के बारे में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मंत्रकारी शब्द का तद्भव क्या होता है? मंत्रकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मंत्रकारी को बोलते हैं मदारी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मिठाई को जो तत्सम होता है मिष्टान्न, मिष्टान्न। ठीक है, ये होता है मिठाई का तत्सम रूप। एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मित्रों, जिसको बोलते हैं हम सब्जी। एक ब्लैंक पेपर लेते हैं, सब्जी। सब्जी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आ सकता है 100% आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसका जो तत्सम होता है वो होता है तरकरी। ठीक है, सब्जी का तत्सम होता है तरकरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का प्रावधान है? राजभाषा, राजभाषा के विषय में मैंने आपको बताया था। भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का जिक्र होता है। आर्टिकल 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। और आर्टिकल 351 में ही हिंदी का प्रचार प्रसार करने की बात की गई है। नेक्स्ट, ऊंट के गले में बिल्ली, लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके आएंगे एसआई में। बाकी हमारी क्लासेस सभी के लिए सफिशिएंट रहती है, कांस्टेबल, एसआई, पीएससी, जेल वार्डर, फायरमैन इत्यादि। ठीक है, ऊंट के मुंह में बिल्ली, ऊंट के गले में बिल्ली। ऊंट के मुंह में जीरा की अलग बात होती है, लेकिन ऊंट के गले में बिल्ली, ये एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति इसको कहते हैं जो लोक की उक्ति होती है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप बताना चाहते हैं हमारी क्लास आपको कैसी लगी और अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। ठीक है मित्रों, और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। आपका एग्जाम एसआई वाला बहुत नजदीक है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। ठीक है साथियों।